हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है दीपक कोचिंग क्लासेस में। और आज आपके लिए मैं 10वीं कक्षा का लेके आ गया हूं, जो कि चैप्टर हिस्ट्री से है, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। तीसरे चैप्टर का है। बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बहुत आसानी से समझने की कोशिश करेंगे और मैं आशा करता हूं आपको अच्छी वीडियो लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो अपने दोस्तों और फ्रेंड्स को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की चैप्टर की। तो इससे हम पहले बेसिक समझ लेते हैं, जो कि इसमें लिखा हुआ भारत में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद मतलब क्या होता है? जब हम देश के प्रति प्रेम करते हैं, जब हमें कुछ इच्छाएं होती है, हमें देश के प्रति कुछ करने की, हमें देश के प्रति कुछ करने की इच्छा होती है, तो क्या होता है, वो राष्ट्रवाद की बात कहा जाता है। जैसे कि इसमें पॉइंट्स मैंने लिखा है नोट डाउन में कि सबसे पहले हमें राष्ट्रवाद को समझना है। तो राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करना। हम अपने, जैसे कि हम अपने भारत देश में रहते हैं, तो हम उसके देश के प्रति क्या करते हैं? प्रेम करते हैं, हमें उनके प्रति लगाव होता है। तो यही है राष्ट्रवाद। और जब हमारा भारत ब्रिटिश गुलाम में था, तो बहुत सारे जो आंदोलनकारी थे, क्रांतिकारी जो थे, इन्होंने बहुत सारे अपनी आज़ादी दिलाने के लिए भारत को, वो लोग शहीद हो गए। क्यों? क्योंकि वो अपने देश के प्रति प्रेम करते थे, लगाव था उनका कि हमारा भारत जो देश है उसको किसी भी गुलाम से निकाला जाए, लोगों को अपना आज़ादी मिले, अपने जो उसको जन्मसिद्ध अधिकार है वो अपने प्रति जीवन यापन कर सके। तो यही होता है राष्ट्रवाद। और हमारे बहुत से, जैसे कि महात्मा गांधी, भगत सिंह जैसे, तो इन्होंने क्या करा? देश के प्रति प्रेम के लिए उन्होंने अपने को त्याग दिया, मतलब कि अपने जान को भी गवा दिया उन्होंने देश के लिए। तो यही है राष्ट्रवाद। उसके जो बीच में की बात करेंगे हम, क्या क्या राष्ट्रवाद में हुआ, वो सब हम कहानी इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टेड है, आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसमें जो है महत्वपूर्ण आपको शब्द आएंगे, जो कि बहुत मतलब कठिन शब्द होंगे, जो आपको समझ में नहीं आएगा बीच बीच में वर्ड। तो हम उससे पहले ही उस जो वर्ड है उसको क्लियर कर लेते हैं, ताकि हम जब बीच में क्वेश्चंस आता रहेगा उसको हम क्लियर करते रहेंगे, तो उसमें कोई आपको डाउट ना हो। तो चलिए बताता हूँ। पहला क्या है? हरिजन। हरिजन मतलब क्या होता है? देखिए, हरिजन मतलब क्या होता है? महात्मा गांधी ने जो क्या कहते हैं, छुआछूत, पहले जो अछूत लोगों को क्या गांधी जी ने ईश्वर की संतान बताया था। क्या कहा था? ईश्वर की संतान है जो अछूत लोग हैं। तो महात्मा गांधी जी ने अछूतों को हरिजन कहा या ईश्वर की संतान कहा था। किन्होंने? गांधी जी ने। किसको? हरिजन एक शब्द है जिसको अछूतों को गांधी जी ने कहा ये ईश्वर की संतान या हरिजन कहा जाता है इनको। सेकेंड पॉइंट है बेगार। बेगार मतलब क्या होता है? बिना किसी परिश्रमिक के किसी से काम करवाना। मतलब कि आप समझ लीजिए, पहले जब हम ब्रिटिशों के गुलाम थे, वो लोग हमें काम करवाते थे और उसके लिए हमें किसी भी तरह का वेतन या भत्ता नहीं देते थे। तो ऐसे ही उसको क्या कहा जाता है? बेगार। मतलब किसी से काम हम करवा लेते हैं, निकलवा लेते हैं और उसको हम पैसा नहीं देते हैं, तो वो बेगार कहा जाता है। थर्ड पॉइंट, सत्याग्रह। सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सत्याग्रह की बात की गई है वो क्या था और ये क्यों किया गया था, ये सब हम चैप्टर में पढ़ेंगे। उससे पहले हम सत्याग्रह जो शब्द को है समझ लेते हैं, क्या मतलब होता है इसका। तो सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह करना। क्या? सत्य की राह पर चलना, सत्य की आग्रह करना। यदि उद्देश्य आपका सच्चा है और अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़न के खिलाफ मुकाबला करने के लिए आपको शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होती है। सिंपल से एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं आपको। जैसे हम किसी चीज के लिए अपने, जैसे कि अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए अगर हम उस सच्चे राह पे चल रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो हमें उसमें क्या शारीरिक बल की आवश्यकता होगी? नहीं होगी, क्योंकि हमें सिर्फ मेहनत करने की आवश्यकता होती है। तो हम वो सत्य की राह पे चल रहे हैं उसको पाने के लिए, तो उसको क्या कहा जाता है? सत्याग्रह कहा जाता है। तो ये 3 पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको आसानी से बता दिया। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। क्या है? विनम्रता पूर्वक क्या है? सरकार की आज्ञा ना मानना, जिससे ब्रिटिश सरकार शासन ना चला पाए, इसे गांधी जी ने शुरू किया था। देखिए, सिंपल सी बात कह रहा है, सविनय अवज्ञा मतलब किसी भी आज्ञा का ना मानना, ताकि वो खुद ही चले जाएंगे। जैसे कि स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं,
कोई टीचर आता है और वो पढ़ाता नहीं है, ओके, तो वो पढ़ाता नहीं है और हम जो है क्या करें, अब स्कूल जाना ही छोड़ दे, तो वो क्या होगा, उसको हटाना पड़ेगा उसको, और उसको वो जो है टीचर नहीं चल पाएगा। तो इसका यही एग्जाम्पल है कि सविनय अवज्ञा, मतलब हम उसके किसी भी काम शासन का उसमें भाग ना लेना, जो भी भाग नहीं लेंगे तो वो शासन क्या करेगा, नहीं चला पाएगा और वो यहाँ से चले जाएगा। तो विनम्रता पूर्वक क्या है, सरकार की आज्ञा का ना मानना, जिससे ब्रिटिश सरकार शासन ना चला पाए, और इससे गांधी जी ने शुरू किया था, ये सविनय अवज्ञा था। नेक्स्ट पॉइंट है खलीफा। खलीफा क्या होता है, ये खलीफा का अर्थ होता है मुसलमानों के ये आध्यात्मिक गुरु होते हैं। कौन होते हैं, आध्यात्मिक गुरु होते हैं, कौन, खलीफा, मुसलमानों के। 6th पॉइंट क्या आ रहा है, मार्शल लॉ। मार्शल लॉ क्या होता है, एक कानून है। कौन सा कानून है ये, क्या होता है, कर्फ्यू लगा दिया जाता है। ये पहले के टाइम का है, अभी नहीं लगाते हैं, ये बहुत खतरनाक लॉ था। कर्फ्यू के दौरान वह स्थिति कर्फ्यू के दौरान वह स्थिति जिससे सेना को किसी के बाहर दिखने पर गोली मार देने के कड़े निर्देश दिए जाते हैं। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया क्या होता है मार्शल लॉ। ये अंग्रेजों के टाइम पे लगाया गया था मार्शल लॉ, कि कोई भी अगर बाहर दिखता था, ये कर्फ्यू होता है एक तरह का, जो कि कोई भी बाहर दिखने पर कड़े निर्देश दिए गए थे कि गोली से मार दिया जाएगा। अभी भी लगाया जाता है ऐसे, कर्फ्यू तो कहा जाता है, आपने सुना भी होगा कर्फ्यू लगता है, बट 144 आर्टिकल होता है, 144 धारा होता है, उसमें 4 से अधिक व्यक्ति दिखने पर क्या होता है, उनको कुछ सजा हो सकती है छोटे मोटे। तो ऐसा नहीं कि उनको गोली ही मार दिया जाए, बहुत ही खतरनाक है, ये स्वतंत्रता के खिलाफ है। तो उस समय ये जो था, हम स्वतंत्र नहीं थे, हम अपने आजादी के लिए अभिव्यक्त नहीं बोल सकते थे, तो उस समय ये कानून लगाया गया था। तो इस मार्शल लॉ के बारे में हम बहुत अच्छे से जानेंगे। तो इससे पहले आपको समझ में आ गया होगा मार्शल लॉ क्या होता है। एक कर्फ्यू होता है जो क्या होता है, बाहर दिखने पे सीधा गोली मारने का आदेश दिया जाता था, तो इसको कर्फ्यू कहा जाता था। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, जो खुद के देश का अपने चीजों का यूज करे, जैसे कि कपड़ा होता है, अपने यहाँ के वस्तु को यूज करना। तो वहाँ के उस समय क्या हुआ, गांधी जी ने एक स्वदेशी का प्रणाली अपनाते हैं। कहते हैं कि स्वदेशी अपने देश में जो भी बनी हुई वस्तुएं होती हैं, देशी संस्थाओं अथवा अदालतों का प्रयोग करना, जिससे स्वदेशी उद्योगों के हितों को प्रोत्साहन मिले। मतलब कि अपने जो भी चीज़ें भारत में बन रही है, सिर्फ उसका यूज करना है, ताकि हमारे देश के उद्योगों को प्रोत्साहन मिल सके। इसको ही स्वदेशी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पिकेटिंग। आपके पॉइंट जो लेसन है भारत में राष्ट्रवाद, इसमें पिकेटिंग की बात कही जाएगी। तो पिकेटिंग को हम पहले समझ लेते हैं। पिकेटिंग मतलब क्या होता है, ये होता है प्रदर्शन या विरोध करना। क्या होता है, प्रदर्शन या विरोध करना, एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने से रोका जाता हो। ये प्रदर्शन और क्या होता है, विरोध करना। मतलब कि उस समय जब आंदोलन चलता था तो क्या होता था, सभी लोग एकजुट होकर उस आंदोलन में प्रक्रिया मतलब कि सक्रिय रूप से भाग लेते थे। अब कोई एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति चले जाएंगे तो आंदोलन का कोई फायदा नहीं होगा, वो सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए पिकेटिंग की बात कही जा रही है। ये प्रदर्शन है, विरोध, उसमें कोई भी दफ्तर, फैक्ट्री या किसी तरह के दुकान में जाने के लिए उनको रोका जाता था। तो ये प्रदर्शन और विरोध पिकेटिंग कहलाता है। तो ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। जो स्वदेशी मतलब खुद के देश का अपने वस्तु का उपयोग करना, और पिकेटिंग मतलब प्रदर्शन या विरोध करना दफ्तर, फैक्ट्री या दुकान में जाने के लिए। तो ये आपको पॉइंट आसानी से समझ में आ गया होगा। तो यही महत्वपूर्ण शब्दावली थे जो आपको समझाना था। तो देखिए, जो चैप्टर के हम शुरुआत करेंगे 1920 के बाद की बात करेंगे हम, जो 1920 के में इस अध्याय में शुरुआत करेंगे हम 1920 से। तो उस समय देखिए क्या पॉइंट है हमारा, पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और सहयोग। जो हमारा बुक का पॉइंट है उसको हमें आसानी से, मैंने पॉइंट वाइज बना दिया, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, आप पॉइंट्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि पहला विश्व युद्ध। तो पहला विश्व युद्ध कब चल रहा था, 1914 से लेके
18 के बीच इस समय चल रहा था। 18 में खत्म हुआ। तो देखिए जब विश्व युद्ध खत्म हुआ तो इसमें बहुत जनहानि और धनहानि हुई, जिससे बहुत ही देशों का आर्थिक नुकसान हो गया। तो उस पॉइंट्स को ही हम क्लियर करेंगे। देखिए क्या होता है उसमें, क्या क्या क्रिएट पैदा होता है। विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। अब देखिए आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से क्या हो गया, अब स्थिति पैदा हो गई कि आर्थिक तो हमारा वैसे ही खराब हो गया, मतलब कि देशों का, और राजनीतिक रूप भी बदल गया एक तरह से। जैसे कि सभी देश अब एक दूसरे से, उस समय विश्व युद्ध चल रहा था और सभी नव स्वतंत्र राष्ट्र होते जा रहे थे। तो उस समय दो क्या नई चीजें आई, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा हो गई। इसके कारण अब क्या होता है, रक्षा बजट बिल्कुल ही खराब हो गया। अब रक्षा बजट जब खराब हो जाता है तो इस खर्चे की भरपाई के लिए अब करों में, टैक्सों में वृद्धि करने लग गए। वहां पे टैक्सों में वृद्धि होगी क्योंकि अब वो जो पैसा कमाएगी वो कहाँ से, टैक्स से सरकार पैसा कमाती है। तो इस पॉइंट को आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद क्या होता है, सीमा शुल्क को बढ़ा दिया गया। देखिए जो आने जाने वाली सीमाएं थी उनको बढ़ा दिया गया। जो यहाँ पे सीमा शुल्क लिया जाता है उसको बढ़ा दिया गया, सीमा शुल्क को बढ़ा दिया गया। 1913 से 18 के बीच कीमतें अब डबल हो चुकी थी। क्या हो गया था, 2 गुना हो चुका था। अब 1913 से 18 के बीच, इस समय विश्व युद्ध चल रहा था और जब समाप्ति होती है तो इसकी कीमतें अब वहाँ पे 2 गुना हो जाती है। इसके कारण आम लोगों की जीवन जो है मुश्किलें बढ़ जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि अब 2 गुना हो गई थी। जिसका रेट 1 रुपये था वो डबल हो गया था। तो अब वहाँ पे जो आम लोग थे, जो मध्यम वर्ग के थे, जो निम्न वर्ग के थे, उनको ज़्यादा मुश्किलें आई। गांव में सिपाहियों की जबरन भर्ती हो रही थी। क्या हो रही थी, गांव में सिपाहियों आर्मियों की जो है जबरन भर्ती किया जा रहा था। कहाँ पे, आर्मी में। तो वहाँ के लोग क्या हो जाएंगे, अब गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि जबरन उनको सिपाही में, आर्मी में उनको भर्ती किया जा रहा था, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा पनप जाता है और इससे विद्रोह और भी ज़्यादा क्या हो जाता है, भड़क उठता है। तो ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा, पहला विश्व युद्ध, खिलाफत असहयोग। तो ये पॉइंट्स जो थे, मेन पॉइंट्स थे, आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा। तो अब एक बार रिकॉल कर लेते हैं। विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। इसके कारण क्या हो जाता है, रक्षा बजट खराब हो जाता है। इस खर्चे की भरपाई के लिए वो क्या करते हैं, टैक्स की वृद्धि कर देते हैं। टैक्स जो करों में है वृद्धि कर देते हैं। सीमा शुल्क को बढ़ा दिया जाता है उस समय। और 1913 से 18 के बीच अब जो कीमतें थी अब डबल हो चुकी थी, 2 गुना हो चुकी थी। और इसके कारण आम लोगों की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही थी। और इसमें क्या हो रहा था, गांव में लोगों को जबरन सिपाहियों में भर्ती की जा रही थी, और जिसके कारण वहाँ के ग्रामीण लोग क्या हो गया, गुस्सा व्यापक रूप से पनप गया। ओके, तो ये आपको पॉइंट आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। क्या है, सत्याग्रह का विचार। तो सत्याग्रह का विचार क्या होता है, तो देखिए कि भारत में गांधी जी वापस जो लौटते हैं, कब आते हैं, महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे। इससे पहले वह दक्षिण अफ्रीका में होते हैं, वहाँ पर जाके पैरवी करते हैं, मुकदमा की पैरवी करते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे सत्याग्रह करते हैं, जो कि नस्ल भेदी भेदभाव पर, मतलब कि जैसे कि आपका हो गया रंग भेदभाव पे, उनको आंदोलन में क्या करते हैं, सफलतापूर्वक विजय प्राप्त करते हैं। तो इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, कौन सा, जो मैंने आपको बताया, नस्ल भेदी, रंग भेदभाव का, गोरे कालों का एक आंदोलन चलाया था। कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में। इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे और उन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसको नस्ल भेदी कहा जाता है, और इसी का नाम क्या पड़ा, सत्याग्रह। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं कि भारत आने के बाद, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, इसका नाम क्या पड़ा, सत्याग्रह। जो कि मैंने आपको समझाया था कि सत्याग्रह क्या होता है, सत्य की राह पर चलना। मतलब आपका अगर उद्देश्य सच्चा है और अन्याय के खिलाफ है तो आपको मुकाबला, मतलब कि शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये आपको याद होगा और हमेशा याद रहना चाहिए कि सत्याग्रह क्या होता है, सत्य की राह पर चलना। और अगर आपका उद्देश्य सच्चा है और
अन्याय के खिलाफ है तो आपको शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो यही सत्याग्रह होता है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। भारत में कब लौटते हैं गांधी जी? 1915 में। उससे पहले वो कहाँ पे आंदोलन चलाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में। और किस चीज का आंदोलन चलाते हैं? नस्ल भेदभाव का। ओके, और इसी आंदोलन का नाम क्या पड़ता है? सत्याग्रह। उसके बाद क्या होता है, जब भारत गांधी जी आते हैं तो भारत आने के बाद गांधी जी कई स्थानों पर सत्याग्रह चलाते हैं। और ये सत्याग्रह आपको 3 है सत्याग्रह, और भी बहुत से हैं, तो आपको 3 इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंस है जो आपको याद रखना पड़ेगा। जगह का नाम, डेट और वहाँ पे कैसे ये आंदोलन चलाया गया। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले 1916 की बात करते हैं। 1916 में गांधी जी ने पहला बिहार के चंपारण में, कहाँ पे? बिहार के चंपारण इलाके में दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष करने के लिए इकट्ठा किया। वहाँ नील खेती की बात हो रही थी, मतलब वहाँ पे जो है किसानों के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत होता था। 3 कठिया का मुद्दा था यहाँ पे, तो वही जो है वहाँ पर आंदोलन चलाया था। किसने? गांधी जी ने 1916 में बिहार के चंपारण इलाके में दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष करने के लिए इकट्ठा किया था 1916 में। नेक्स्ट है 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद की थी। कहाँ पे? गुजरात के खेड़ा, ये आपको याद रखना है। गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की मदद की। कब? 1917। सिंपल डेट 1916, 17। और तीसरा जो आंदोलन है 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा, कौन सा? सूती कपड़ा कारखानों के मजदूर के बीच सत्याग्रह आंदोलन के लिए कहाँ पहुँचते हैं? अहमदाबाद। तो आपको पहला तो बिहार के कहाँ पे है? चंपारण में, दूसरा गुजरात के खेड़ा में, और तीसरा अहमदाबाद में। 1916, 17 और 18 3 आंदोलन ये गांधी जी द्वारा चलाया गया था। तो ये आपको पॉइंट आसानी से समझ में आ गया होगा, सत्याग्रह का विचार। तो ये आपको रॉलेट एक्ट क्या था, ये कौन सा कानून था, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। और ये कौन सा कानून था और क्यों चलाया गया था? ब्रिटिश के द्वारा चलाया गया था। तो ये पॉइंट को समझना बहुत आसान है। देखिए ये कब लागू किया गया था? 18 मार्च 1919 में इसको लागू किया गया था। कौन सा? रॉलेट एक्ट को 18 मार्च 1919 में लागू किया गया। इसके खिलाफ गांधी जी, कौन? गांधी जी ने एक आंदोलन चलाने का फैसला लेते हैं। किसके खिलाफ? रॉलेट एक्ट के खिलाफ। कब लागू होता है ये? 18 मार्च 1919 को ये लागू होता है। और रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है आंदोलन कौन करते हैं? महात्मा गांधी चलाने का फैसला लेते हैं। ये कानून था क्या? रॉलेट एक्ट होता क्या है? तो ये कानून को क्यों आंदोलन चलाना था? तो इस कानून को हम पहले समझ लेते हैं। इस कानून के जरिए क्या था? इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और जो राजनीतिक लोग थे को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। तो ये एक ऐसा कानून था जैसे कि जो हमारे भारतीय जो आंदोलनकारी थे, जो राजनीतिक रूप से थे, उनको क्या था? 2 साल के लिए बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकते थे। तो इसलिए महात्मा गांधी ने ये आंदोलन चलाने का फैसला करते हैं, क्योंकि आंदोलन चलाने के लिए तो किसी भी तरह की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। जब हम अपनी बात की मतलब कि हम अपने सत्य की राह की बात कर रहे हैं, आपको बिना किसी नुकसान पहुंचाए, हम तो अहिंसावादी थे, हम अहिंसात्मक रूप से ये आंदोलन कर रहे थे। तो ये आंदोलन के ही डर से अंग्रेजों ने एक रॉलेट एक्ट कानून पेश कर देते हैं। 18 मार्च 1919 को लागू हो जाता है और इसके खिलाफ गांधी जी आंदोलन चलाने का फैसला कर देते हैं। और ये कानून क्या था कि सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीति को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था 2 सालों तक। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा क्या था रॉलेट एक्ट? जो राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने का और 2 साल तक लोगों को जेल में डालने का अधिकार मिल गया था बिना किसी मुकदमा के। वो मुकदमा नहीं कर सकते थे, ये कानून पेश
हो चुका था। कब? 18 मार्च 1919 को। और इसी के लिए महात्मा गांधी क्या करते हैं? आंदोलन चलाने का फैसला करते हैं। अब देखिए इसमें कब से हड़ताल शुरू होती है? तो ये हड़ताल शुरू करने का जो होता था 6 अप्रैल को। इसे 6 अप्रैल को हड़ताल शुरू करना था इस आंदोलन से। और विभिन्न शहरों में रैली और जुलूसों का आयोजन शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? विभिन्न जितने भी शहर होते हैं वहाँ रैली और जुलूसों का आंदोलन शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर देखिए कि वहाँ पे रॉलेट एक्ट लागू हो जाता है और लोग क्या करते हैं? उसके खिलाफ आंदोलन, रैलियाँ और आंदोलन शुरू कर देते हैं। 6 अप्रैल को शुरू होना था, लेकिन अमृतसर से बहुत से नेताओं को हिरासत में ले लिया गया था, जो कि मैंने आपको बताया था कि 2 सालों तक वो बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकते थे, अधिकार मिल गया था। 10 अप्रैल को पुलिस ने एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। क्या होता है? 10 अप्रैल को पुलिस ने एक शांतिपूर्ण रूप से जुलूस पर गोली चला दी। तो देखिए वहाँ पे क्या धीरे धीरे हो गया कि ये हिंसात्मक होता जा रहा था धीरे धीरे। और इससे क्या होता है? अब एक और हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को, जलियांवाला बाग। ये हत्याकांड पंजाब के अमृतसर जिले में जनरल डायर के आदेश पर क्या होता है? सैकड़ों की हत्या की जाती है। मतलब कि एक जलियांवाला एक बाग होता है, कहाँ पे? पंजाब में, अमृतसर के वहाँ पे। तो वहाँ पे लोगों को इकट्ठा कर दिया जाता है और वहाँ पे जनरल डायर होते हैं जो वहाँ के, वो क्या करते हैं? आदेश दे देते हैं गोली चलाने का, और वहाँ पे सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है। तो ये एक तरह का रॉलेट एक्ट से देखिए कि कितना हिंसात्मक रूप से गतिविधियां शुरू हो जाती है। तो ये पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट। क्यों? तो असहयोग ही क्यों अपनाया गया? देखिए असहयोग मतलब क्या होता है? सबसे पहले सहयोग और असहयोग में, सहयोग मतलब होता है सहयोग करना, और असहयोग मतलब होता है किसी भी तरह का उनका साथ ना देना। जैसे कि अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन जो है खत्म होने लगेगा। तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया था कि जैसे कि कोई कक्षा है, कक्षा में अगर कोई विद्यार्थी जाएगा ही नहीं पढ़ाने तो उनके स्कूल नहीं चलेंगे। तो वैसे ही है कि वहाँ के लोगों को अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लेते हैं किसी भी तरह का, तो साल भर के भीतर ही ब्रिटिश शासन खत्म होने लगेगा। कैसे? तो जैसे कि सरकारी नौकरियों पे जितने भी मतलब कि नौकरशाह लोग थे वो नौकरी पे जाना छोड़ दे। सेना, पुलिस, अदालतों, स्कूल, विदेशी वस्तुओं का भी बहिष्कार किया गया। अब उनका किसी भी तरह से ये काम ही नहीं चलेगा, ना नौकरी करने के लिए नौकरशाही जाएंगे लोग, और ना ही पुलिस जाएगी, ना सेना जाएगी, ना अदालत में जज जाएंगे, ना स्कूल में स्टूडेंट्स जाएंगे, और जो वहाँ के प्रोफेसर थे, जो वहाँ के टीचर थे, वो भी इनके साथ असहयोग करे। तो यही था असहयोग, मतलब कि अंग्रेजों का हर चीज, जो भी वस्तुएं थी, जो भी नौकरी थी, जो भी कार्य थे, उनको क्या करना था? बहिष्कार करना था। और सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचातान चलती रहती है, और इससे क्या होता है? आखिरकार 1920 में एक नागपुर अधिवेशन में एक समझौता होता है और वो ठीक ढंग से काम प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो असहयोग आपको क्लियर हो गया होगा। क्या होता है? किसी भी तरह का जो ब्रिटिश शासन थे उनका सहयोग ना करना। जैसे कि लोगों ने वहाँ पे नौकरियां जाना छोड़ दी, पुलिस में अपने नौकरी पे जाना छोड़ दी, अदालतों में जज जाना छोड़ दिए, स्कूलों में बच्चे और अध्यापकों ने जाना छोड़ दिया। तो उनका क्या कर रहे थे? हम बहिष्कार कर रहे थे। जैसे इसलिए कर रहे थे हम बहिष्कार ताकि उनकी जो शासन है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए, उनका शासन चल ही ना पाए और वो अपने आप ही भारत छोड़ने पर मजबूर हो जाए। ये असहयोग आंदोलन इसलिए चलाया गया था। तो सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में यही खींचातानी चल रही होती है। दोनों में कांग्रेस के अंदर ही जो लोग होते हैं उन्हीं के अंडर में क्या होता है? खींचातानी चली रहती है। आज़ादी को लेकर, बहुत से मुद्दों को लेकर ऐसे तनाव बना रहता है। लेकिन 1920 में, ये आपको याद रखना है, ये जो खींचातानी चली रही होती है सितंबर से लेकर दिसंबर तक कांग्रेस में, तो ये खत्म होता है 1920 में। एक नागपुर अधिवेशन होता है। नागपुर अधिवेशन में समझौता होता है
और इसका समझौता हो जाता है और वो क्लियर हो जाता है असहयोग ही। अब नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं थी, मतलब अलग अलग लोगों की अलग अलग आकांक्षाएं होती है, अलग अलग लोगों की सोच थी। यही कारण जो था हमारे स्वतंत्रता को स्वतंत्रता दिलाने में बहुत ही ज्यादा मतलब कि मुश्किलें पैदा कर रहे थे। तो ये आपको पता ही होगा, जैसे कि 5 लोग हैं, उनकी अलग अलग क्या होती है, आकांक्षाएं होती है। कोई बोलता है मेरा ये, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच थी। तो ये जो धाराएं थी, क्या हुआ इसमें, तो असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में हुआ। असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ, 1921 में। क्या था, असहयोग कि किसी भी तरह का ब्रिटिश शासन का बहिष्कार करना है। ओके, इस आंदोलन में अलग अलग सामाजिक समूह ने हिस्सा लिया था। देखिए यहाँ पे लोग जो है अलग अलग सामाजिक समूह के लोग, जो अलग अलग धर्म के अलग अलग समूह के लोग थे, इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे, लेकिन सबकी अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। तो ये क्या पैदा करेंगी, मुश्किलें पैदा करेंगी। जब हम एकजुट होकर एक आकांक्षाएं रखेंगे, स्वतंत्रता, सविनय अवज्ञा आंदोलन करना, असहयोग करना भारत मतलब किसके खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ, तभी तो हम एकजुट होकर तभी तो स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, इस आंदोलन में अलग अलग समूह तो हिस्सा ले रहे थे, लेकिन सबकी अपनी अपनी आकांक्षाएं, अपनी अपनी सोच थी, अलग अलग विचार थे, जो कि हमारे स्वतंत्रता में क्या पैदा कर रहे थे, दिक्कतें पैदा कर रहे थे, मुश्किल पैदा कर रहे थे। तो ये आप पॉइंट आसानी से लिख सकते हैं, असहयोगी क्यों, और लोगों की सहयोग में, असहयोग आंदोलन में जो हो रहे थे अलग अलग लोगों की विचारें, अलग अलग सोच, तो ये सब भी मुश्किलें पैदा करती है। तो भारत में रहने के लिए जब हम आज़ाद हुए, तो आज़ादी प्राप्त करने के लिए हम सबको एकजुट रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होता है। तो हम आज़ादी में बहुत से मुश्किलें भी देखें हमने, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमें एक साथ रहने के लिए। तो ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लगता है तो शहरों की तरफ बढ़ने लगता है आंदोलन। कैसे, तो आंदोलन की शुरुआत जो है कहाँ से होती है, शहर के मध्य वर्ग से शुरू होती है। तो देखिए जब भी कोई आंदोलन शुरू होता है तो मध्य वर्ग से, क्योंकि ये सक्रियता रहते हैं, और निम्न वर्ग के लोग उतने सक्रियता नहीं रहते, वो सोचते रहते हैं कि हमारे पास उतनी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो वो इसलिए सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पाते। तो आंदोलन की शुरुआत जो है शहर के मध्य वर्ग से शुरुआत होती है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या शुरू हो जाता है आंदोलन में। विद्यार्थियों ने, जो स्कूल के विद्यार्थी होते हैं, वो स्कूल और कॉलेज जाना छोड़ देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वकीलों ने अब मुकदमा लड़ना छोड़ दिया। विदेशी सामानों का बहिष्कार हो रहा था। देखिए अब ये आंदोलन कैसे बढ़ता जा रहा था, कहाँ से बढ़ता गया, मध्य वर्ग से। विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दिया, वकीलों ने मुकदमा लड़ना छोड़ दिया, और जो शिक्षक थे और जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स थे, उन्होंने भी स्कूल में पढ़ाना छोड़ दिया। वकीलों ने मुकदमा लड़ना छोड़ दिया, और विदेशी सामानों तक का बहिष्कार किया जा रहा था। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की जा रही थी। पिकेटिंग मतलब आपको बताया था मैंने कि दफ्तर जो है वहाँ पे लोगों को शराब की दुकानों पर जाने से लोगों को रोका जा रहा था, ताकि लोग वहाँ पर जाकर उनके दुकानों पर खरीद ना सके। इसलिए पिकेटिंग मतलब क्या होता है, रोकना। कहीं भी जैसे दफ्तर हो गया, दुकान हो गया, या फैक्ट्री में लोगों को जाने से रोका जाता है, उसी को पिकेटिंग कहते हैं। तो शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। आयातित सामानों को छोड़कर, जो आयातित हो रहे थे सामानों को छोड़कर भारतीय कपड़े अब पहन रहे थे लोग। मतलब कि विदेश से जो आ रहे थे कपड़े, जो अलग अलग कपड़े आ रहे थे, उनको छोड़ रहे थे भारतीय लोग, और भारतीय कपड़े पहन रहे थे। जो यहाँ पे सूती वस्त्र होते थे उसको पहन रहे थे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कुछ समय बाद यह आंदोलन धीमा पड़ने लगता है। क्या होता है, यह आंदोलन धीमा पड़ते जाता है। कारण क्या होता है, खादी कपड़ा। जो खादी कपड़ा होता है ना, वो मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले महंगे थे। जो ये खादी कपड़ा था ये उनको महंगा पड़ रहा था, और जो मिलों में कपड़े क्या हो रहे थे, तैयार हो रहे थे, वो इनको सस्ता पड़ रहा था। इसलिए वो क्या हुआ, वे मिलों के कपड़ों का लंबे समय तक का बहिष्कार नहीं कर सकते थे। तो ये आंदोलन क्या हुआ, धीरे धीरे
ये तो आगे तो बढ़ा धीरे धीरे करके, मतलब कि विद्यार्थियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, वकीलों ने कहाँ जाना छोड़ दिया, मुकदमा लड़ना छोड़ दिया, विदेशी सामानों का बहिष्कार किया। लेकिन उन्होंने क्या हुआ कि जो सामान जो कपड़े मिलों में आए, मतलब कि बन रहे थे, उससे वो उनको सूती कपड़ा महंगा पड़ रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने मिलों का जो बहिष्कार था उसको रोकना पड़ा और ये जो आंदोलन था ये धीमा पड़ गया। तो ये पॉइंट यहाँ पे खत्म होता है कि धीरे धीरे वहाँ पे ये आंदोलन ज़्यादा सक्रिय रूप से नहीं उभर पाया जैसे कि इसको उभरना था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, ग्रामीण शहरों में अब ये आंदोलन कैसे फैलता है। तो आपने देखा कि शहरों में कैसे ये आंदोलन फैला, धीरे धीरे बढ़ता गया, असहयोग अच्छी तरह से अपनाया गया, लेकिन धीरे धीरे वो जो आंदोलन था धीमा पड़ गया, क्योंकि वो लोगों ने क्या थे कि जो फैक्ट्रीज के कपड़े थे उनको बहिष्कार नहीं कर पाए, क्योंकि वो जो खादी कपड़े उनको महंगा पड़ रहा था, और धीरे धीरे ये आंदोलन क्या हो जाता है, धीमा पड़ जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ग्रामीण इलाकों में अब ये विद्रोह फैलता है। तो ग्रामीण इलाकों में कैसे फैलता है ये, तो देखो शहरों से बढ़कर क्या होता है, शहरों से अब बढ़कर असहयोग आंदोलन जो है देहात में फैल जाता है, धीरे धीरे देहात की ओर आता है। और इसमें क्या क्या होता है, किसानों, जो वहाँ के किसान होते हैं और जो वहाँ के आदिवासियों ने अब संघर्ष शुरू कर देते हैं। अवध में क्या होता है, सन्यासी बाबा, एक सन्यासी बाबा होते हैं जो किसानों का नेतृत्व कर रहे होते हैं, जो इनके एक नेता के रूप में उभरते हैं और इनका हमेशा किसानों की क्या करते हैं, नेतृत्व कर रहे होते हैं। कौन, सन्यासी बाबा। अवध में, अवध एक जगह का नाम है बिहार में, अवध में सन्यासी बाबा किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। अब क्या होता है, आंदोलन किसके खिलाफ था, तालुकदार और जमींदार। जो तालुकदार होते हैं जो पैसे को होता है लेकर, और जो जमींदार होते हैं उनके खिलाफ ये आंदोलन अत्यधिक रूप से खिलाफ था। किसानों को बेगार करनी पड़ती थी, क्या करनी पड़ती थी, किसानों को बेगार। बेगार मतलब क्या था, मतलब वो काम तो कर रहे थे लेकिन उनको उसका पैसा नहीं दे रहे थे, परिश्रमिक जो था उनको नहीं दिया जा रहा था, उनको जो था ये काम क्या करना पड़ता था, बेगार, जो आपको मैंने शब्दावली पॉइंट में समझाया था। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि किसानों की मांग थी क्या, कि लगान, जो टैक्स है उसको कम किया जाए। किसानों की क्या मांग थी, लगान को कम किया जाए। 1921 में जब यह आंदोलन फैला तो तालुकदारों और व्यापारियों पर क्या हो गए, हमले होने शुरू हो गए। 1921 में जब यह आंदोलन फैला तो तालुकदारों, जो तालुकदार थे वहां के ग्रामीण क्षेत्र के, और व्यापारियों पर क्या होने लग गए, हमले होने लग गए, और बाजारों में लूटपाट होने लग गई। क्या हो गई, लूटपाट, बाजारों में, मार्केटों में लूटपाट होने लग गई, और अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। तो ये आंदोलन क्या था, ये तो असहयोग आंदोलन था। और गांधी जी ने क्या कहा था, अहिंसात्मक रूप से हम आंदोलन करेंगे, जिससे कि जो ब्रिटिश शासन है वो अपने आप ही यहाँ से भाग जाएगी। लेकिन अब ये जो आंदोलन था ये विद्रोह में बदल रहा था, हिंसात्मक रूप हो रहा था, और धीरे धीरे ये आप देखिए कि व्यापारियों, तालुकदारों पर हमले होते जा रहे थे, और वहां पर बाजारों में और अनाजों की लूटपाट होती जा रही थी। तो अब ये क्या आंदोलन हो गया, अहिंसात्मक से हिंसात्मक रूप में बदल गया। तो अब क्या होता है, गांधी जी अब ये असहयोग आंदोलन को वापस लेते हैं, जो कि हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। और आज पार्ट 1 था जो कंप्लीट हो गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो थोड़ा बोरिंग सा हो जाएगा आपके लिए, तो इसलिए मैं पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म करता हूं, और नेक्स्ट पार्ट 2 में मिलूंगा आपसे। और मुझे आशा है आपको अच्छा वीडियो लगे, और मैंने जो पॉइंट करवाया है वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। और अगर नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं उसको कुछ जो गलती है उसको मैं ठीक करूँगा। तो आज के लिए इतना ही वीडियो, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट 2 में मिलते हैं। ओके।